इनका तो नमस्कार। उन्नत भारत अभियान और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज का जो कार्यक्रम है उन्नत भारत अभियान का बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी टीम की ओर से कि आपका साथ मिला है, तो पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद। और आज के जो मुख्य वक्ता हैं हम सभी के बीच में माननीय श्री कश्मीरी लाल जी, प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय संगठक स्वदेशी जागरण मंच। और आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे अभी आने वाले हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज। आपका स्वागत अभिनंदन है पूरी टीम की ओर से। और हमारे साथ में आदरणीय कमलजीत जी अभी आएंगे। हमारे साथ में आदरणीय विवेक कुमार जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और उन्नत भारत, आप आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं और उन्नत भारत अभियान में राष्ट्रीय सह समन्वयक की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर मनोज खन्ना जी जुड़ गए, आपका भी स्वागत अभिनंदन आज के कार्यक्रम में। आप रामदेव कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। तो कार्यक्रम का शुभारंभ आप मैं करना चाहूंगा। आज के जो महंत नवल किशोर दास महाराज जी हैं, आपको आमंत्रित करेंगे आज के कार्यक्रम प्रारंभ के लिए। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उन्नत भारत, आत्मनिर्भर स्वदेशी भारत के माध्यम से अनेक अनेक कार्यकर्ता समाज को जो दिशा और जागृति प्रदान कर रहे हैं, वो सभी संघ के स्वयंसेवक, समाज के वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें, सभी का अभिनंदन है। देखिए, भारत की प्राचीन परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने कभी भी जीवन में अर्थ को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, सत्ता का भी कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा, सत्य का महत्व रहा। गाड़ी नंबर पे सत्यता और पवित्रता का महत्व हमारी संस्कृति में है। थोड़ा आप गाड़ी व्यक्ति पीछे के लगा साइड में, थोड़ा साइड में व्यक्ति के जीवन में जितनी उसकी निष्ठा परिपक्व होगी, चरित्र में पवित्रता, दिव्यता रहेगी, निष्ठा परिपक्व होगी, वह व्यक्ति चाहे धार्मिक जगत में काम करता हो, सामाजिक जगत में काम करता हो, वह उतना ही अपने पर निर्भर रह पाएगा। क्योंकि जीवन में स्वच्छता, पवित्रता, दिव्यता चाहिए, निष्ठा परायण चाहिए। इसलिए उन्नत भारत तभी कर सकता है जब आत्मनिर्भरता हो, और आत्मनिर्भरता तभी हो सकती है जब आत्मशुद्धि हो, और आत्मशुद्धि तभी हो सकती है जब वैचारिक दिव्यता, पवित्रता हो। इसलिए जिसके जीवन में वैचारिक निष्ठापरायण व्यक्तित्व है, उसकी वैचारिक पवित्रता है, वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कभी पराजित नहीं हो सकता। उससे ऊपर उठ जाता है, न किसी को पराजित करता है न पराजित होता है, प्रत्येक क्षेत्र में विजयी होता है। वो उसी को आत्मनिर्भर कहा गया है। इसलिए हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, क्योंकि हमारी परंपरा में केवल चित्र नहीं पूजा जाता, हम चरित्र के पुजारी हैं कि चरित्र में कितनी दिव्यता है, कितनी पवित्रता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 साल के वनवास काल में कोई बहुत बड़े धनपति और पदवान लोगों से नहीं मिले, बिल्कुल सहज लोगों से, सरल लोगों से। और कहा भी, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। ये बिल्कुल सहज थे, सरल थे, राष्ट्रपरायण, संगठन परायण, वैचारिक परायण। समाज ही आत्मनिर्भर हो सकता है, और आत्मनिर्भर व्यक्ति ही उन्नति कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। इसलिए
आइए हम आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से वैचारिक संगठनात्मक उन्नत भारत के साथ मिलकर जहां भी रहते हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में रहते हैं, क्योंकि परिस्थिति से संघर्ष नहीं किया जाता, संघर्ष करता है व्यक्ति तो पराजित हो जाता है, पर परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठा लेता है वो व्यक्ति विजयी होता है। और वही व्यक्ति सामंजस्य बिठा सकता है जो चिंतनशील है, आत्मनिर्भरता है, आत्मबोध है, सहनशीलता है, सरलता है, निष्कपटता है, निर्दुनता, निर्लिप्तता, निर्वाहकता है, कोई अहंकार नहीं, निरहंकार है, जो ऐसा व्यक्ति का समग्र जीवन अनुकरणीय अनुसरणीय होता है। ऐसे ही हमारे अनेक लाखों कार्यकर्ता कहीं गांव में, कहीं शहरों में, कहीं महानगरों में, यत्र तत्र सर्वत्र आत्मबोध कैसे हो, आत्मनिर्भरता कैसे हो, हम प्राचीन परंपरा का कैसे अनुकरण अनुसरण कर पाए, उसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसा प्रत्येक कार्यकर्ता वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मैं प्रत्येक ऐसे बंधु को जो इस प्रकार के समाज जागरण में और वैचारिक उन्नति, जब तक व्यक्ति का वैचारिक उन्नति नहीं होगी तब तक उसके जीवन का पतन समाप्त नहीं होगा। वैचारिक जितनी परिपक्वता होगी उतना ही व्यवहारिक में परिपक्वता होगी, व्यवहार में परिपक्वता होगी, क्रियाशील व्यक्ति होगा, क्रियाशील होगा तो स्वाभाविक है उसके जीवन में सदगति, सदमति, सदविचार होंगे और समाज उसका अनुकरण अनुसरण करेगा। ऐसे ही परिपक्व लोगों का अनुकरण अनुसरण हम करते चले। भगवान श्री राम ने गिरवासी वनवासियों को जोड़ा, रावण का नाम चलत दसानन डोलत धरनी। ऐसा दिग्विजयी रावण जो धनवान है, पदवान है, मदवान भी है, उसकी स्थिति हो गई कि राम विमुख साल तुम्हारा, रहा अनुकुल कोई रोवन हारा। इसलिए हम वैचारिक उन्नति की ओर चलें, वैचारिक परिपक्वता की ओर चले तो हमारा भारत निसंदेह उन्नति को प्राप्त होगा, आत्मनिर्भर को होगा। ऐसी सब कामना करता हुआ मैं मंगलमय कामना करता हूं और आगंतुक सभी मानव का वैचारिक जो पाथे हमें सबको मिलेगा वो हमको चेतनता प्राप्त करेगा, निजता प्रदान करेगा, समाज को दिशा प्रदान करेगा। ऐसी कामना करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय श्री राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ा रहूंगा। मनीष जी, और सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। परम पूजनीय महंत जी, परमादरणीय कश्मीरी लाल जी, परमादरणीय कमल जी और आज के मुख्य अतिथि जो अभी कुछ समय में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, माननीय अश्विनी चौबे जी, मंत्री भारत सरकार। उन्नत भारत अभियान और स्वदेशी की जो एक यात्रा 2014 से धीरे धीरे प्रारंभ हुई और 2017 और 18 के बाद स्वदेशी स्टार्टअप और उन्नत भारत अभियान का एक संयुक्त जर्नी जिसको हम कहते हैं, वो हमारी जो आगे चली और आज हम लोग पुनः आत्मनिर्भर भारत के लिए मनीष जी के प्रयासों से एक साथ एक मंच पर उन्नत भारत अभियान और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का संकल्प ले रहे हैं। उसके लिए मैं मनीष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2014 में जब उन्नत भारत अभियान की यात्रा IIT दिल्ली से प्रारंभ हुई तो उसकी प्रेरणा वास्तव में जो समाज के बड़े वर्ग में, जो समाज के एक बड़े वर्ग के लिए चिंता करने वाले ऐसे विचारक जो आज हमारे मध्य में भी उपस्थित हैं, ऐसे ही विचारकों की प्रेरणा से हम लोगों ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। और प्रारंभ करते समय हम सभी का उद्देश्य ये था कि किस तरह से हमारे उच्च शिक्षण संस्थान समाज उपयोगी अध्ययन या समाज उपयोगी रिसर्च के साथ साथ अपने कौशल और अपने ज्ञान से समाज के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, समाज की दैनिक समस्याओं के हल में कैसे प्रयासरत कल्पना थी। प्रेरणा निश्चित तौर पे, जैसे मैंने कहा कि हमारे स्वदेशी जैसे मंच से जुड़े हुए विचारकों के ये उस पूरी परिकल्पना को उन्होंने से लिया
और धीरे धीरे ये उन्नत भारत अभियान यात्रा बढ़ी और आज लगभग 2700 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस पूरे नेटवर्क में जुड़े हैं, जिसमें हर शिक्षण संस्थान को कम से कम 5 गांव के साथ मिलकर काम करना होता है। हम लोगों का जो उन्नत भारत अभियान में एक उद्देश्य है, वो जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो विजन है वो है रूरल डेवलपमेंट का, जो ग्रामीण विकास की जो प्रक्रिया है उसमें कैसे आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, उसमें शिक्षण संस्थानों का क्या योगदान हो सकता है। तो ऐसा एक उद्देश्य हम लोग लेकर चल रहे हैं उन्नत भारत अभियान में। जब ये कोरोना महामारी से जूझते हुए विश्व में, या हमने जब भारत में देखा कि किस तरह से हमारे जो श्रमिक हैं, जब ये लॉकडाउन हुआ और उस समय हमारे श्रमिकों के साथ जो स्थिति बनी, उस समय हम लोगों ने ये विचार, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया आत्मनिर्भर भारत का, तो उस समय हम लोगों ने ये विचार किया कि उन्नत भारत अभियान भी ज़्यादा फोकस इस आत्मनिर्भर भारत के दिशा में करेगा, और कैसे हमारे जो बंधु जो लौट रहे हैं, कैसे उनके लिए ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, कैसे लोकल रिसोर्सेस को ही उपयोग कर कर हमारे इन श्रमिक बंधुओं को वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार की अवसर उपलब्ध कराए जाए। तो उस विषय पर हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए देश के अग्रणी संस्थानों के साथ काम करना आरंभ किया। हालांकि हम लोग पहले से भी लाइवलीहुड पर काम कर रहे थे, लेकिन इस पूरी महामारी में हम लोगों ने इस संकल्प को एक मिशन मोड में लेने का सोचा। और जैसे मैंने कहा कि देश के अग्रणी ऑर्गेनाइजेशंस, R&D ऑर्गेनाइजेशंस जैसे CSIR, ट्राइफेड और अब नेक्टार, ऐसे संस्थानों के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। आगे भी अभी DRDO या और R&D ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में उन्नत भारत अभियान की भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रयास में है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जिनकी रीच कम्युनिटी तक अभी जो पूरा हमारा समाज है उनके उस तक उनकी रीच अभी नहीं हो पा रही है, उस रीच को बढ़ाने में उन्नत भारत अभियान बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। लेकिन इस पूरे योगदान में स्वदेशी अभियान की जो भूमिका रहने वाली है वो निश्चित तौर पर बड़ी महती भूमिका होने वाली है। और मैंने जैसे कहा कि वैचारिक स्तर पर हम लोगों ने, सभी लोगों ने जो उन्नत भारत अभियान से जुड़े हैं, इस अपने विचारकों से पूर्व में प्रेरणा भी ली है। और 2018 से लेकर 2018 और 19 में हम लोगों ने काफी गति के साथ स्वदेशी स्टार्टअप के साथ उन्नत भारत अभियान को जोड़ने का प्रयास किया, और आगे पुनः हम लोग वही प्रयास और दुगने आवेग से और संकल्प से आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। आज हमें हमारे बीच में, हमारे मध्य में माननीय कश्मीरी लाल जी हैं, और उनका हमें उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा, ऐसा अवसर हमें मिल रहा है। और माननीय कश्मीरी लाल जी से हम लोगों ने पहले भी इस विषय पर चर्चा की है, और आगे भी आज जैसा उनका मार्गदर्शन मिलेगा हम उसके अनुसार उन्नत भारत अभियान को और आगे लेकर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य समन्वयक प्रोफेसर वीरेंद्र विजय को रहना था, लेकिन किसी कारणवश वो इस कार्यक्रम में नहीं रह पाए, और मेरा कोई पूर्व कार्यक्रम था, इस वजह से मुझे अभी कार से ही, जैसे मनीष जी ने कहा कि मुझे ज्वाइन करना पड़ा है। इसके लिए जो भी इसमें व्यवधान रहे हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री माननीय कश्मीरी लाल जी को हम लोग सुनेंगे। धन्यवाद। मनीष जी।
जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने विषय को आपने रखा। और जैसे आपने बोला कि आदरणीय विजेंद्र कुमार विजय जी को जुड़ना था, तो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए। तो आप किसी कार्यक्रम दूसरे कार्यक्रम में थे। तो आज के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय कश्मीरी लाल जी को आमंत्रित करेंगे समय की थोड़ी सीमा में। जी, आपका स्वागत अभिनंदन आज के कार्यक्रम के लिए जी महोदय। आवाज ठीक आ रही है मनीष जी? जी ठीक है, आवाज ठीक है। जी जी जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले पूज्य महंत नवल किशोर दास जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं। और अभी कुमार विवेक जी ने जैसा उन्नत भारत का वर्णन किया, उनको भी सादर नमस्कार। हमारे बीच में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संपर्क प्रमुख और स्टार्टअप को स्टार्ट करने वाले कमलजीत जी हैं, उनको भी नमस्कार। और मनीष मनीष सिन्हा जी का बहुत अच्छा सफल आयोजन है, एक सफल प्रयास कर रहे हैं काफी लंबे समय से। उनको, उनकी टीम को और श्रोताओं को सादर नमस्कार भी। और इस महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विषय जिसको हम आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं, उसमें पधारने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैंने शब्द बोला कि महत्वपूर्ण भी और लोकप्रिय भी, ये दोनों एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। स्वदेशी देश के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, परंतु जब बंगाल का विभाजन हुआ और लाल बालपाल ने उसको शुरू किया तो ये लोकप्रिय बन गया। योग हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में इसका आह्वान किया तो ये दुनिया में लोकप्रिय बन गया। ऐसे बहुत से शब्द महत्वपूर्ण होने के बाद किसी न किसी व्यक्ति की प्रेरणा से लोकप्रिय बन जाते हैं। आत्मनिर्भर भी भारत की आत्मा है। आत्मनिर्भर बने बगैर कोई देश स्वावलंबी बन गया है, उसके बगैर वो स्वतंत्र हुआ है, ये मानना भी मुश्किल है। परंतु इसकी लोकप्रियता बहुत पुरानी नहीं है। जिस ढंग से 12 मई को इस कोरोना काल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान का बीड़ा उठा करके देश के सामने आह्वान किया, दुनिया को एक चुनौती दी, तो ये शब्द बहुत लोकप्रिय बन गया है। हम ये जानते हैं कि वो देश की अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाए। कोरोना काल के अंदर सब लोग दुखी थे, पीड़ित थे, परेशान थे। तो ऐसे समय में देश के अंदर कोरोना की लाचारी भी थी, बीमारी भी थी, और लोग, गरीब लोग सड़कों के ऊपर अपने घरों की ओर पलायन कर रहे थे। ऐसे समय में सारा देश चाह रहा था कि अर्थव्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, ये कैसे ठीक की जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ का, और जिसको कहा गया कि ये जीडीपी का 10% है, वह प्रारंभ किया। तो सबने बड़े गौर से सुना कि तो बहुत बड़ी अपोजिशन भी कहीं जीडीपी का 2%, 5%, 10% तो किसी ने सोचा ही नहीं था। 4-5% तक की मांग कर रही थी और इतने में अचानक 10%, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने देश अपने पैरों पर खड़ा हो, इसका आह्वान किया। उन्होंने इसके 5 स्तंभ बताए कि ये अगर इसको खड़ा करना है तो ये अचानक नहीं खड़ा होगा, इसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। और जिसको कहते हैं कि इसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, इकोनॉमी को। हमको अपने देश का बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये खड़ा करना पड़ेगा। देश की टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके बगैर ये जो
दुनिया के अंदर चौथी औद्योगिक क्रांति आई है, उसमें हम बढ़ नहीं पाएंगे। 3 में हम पिछड़ गए थे, चौथी में हमको आगे बढ़ना है। साथ में उन्होंने चौथा स्तंभ बताया कि इसका आधार हमारी डेमोग्राफी होगी, हमारी युवा शक्ति होगी, जो कि दुनिया के 20% युवा शक्ति हमारे पास है और लगातार बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा आह्वान था। और 5वां बताया कि हमारे देश की मांग, डिमांड, ये बहुत बड़ी है, क्योंकि लगभग 135 से 140 करोड़ का देश, दुनिया की 17.5% आबादी वाला देश, तो इसकी अपनी मांग भी है। यहाँ का मध्यम वर्ग बहुत सशक्त हुआ है, उसको सब वस्तुएं खरीदनी होती हैं, तो वो भारत में खरीदे। अगर ये शुरू हो गया तो ये 5वां स्तंभ होगा। अब ये जब शब्द उन्होंने आत्मनिर्भर कहा तो बहुत लोगों ने चौंक करके सुना कि क्या इस समय देश के अंदर या दुनिया के अंदर कोई प्रांत, कोई जिला, कोई देश आत्मनिर्भर हो सकता है? ग्लोबलाइजेशन के दौर में सुबह हम एक देश में, दोपहर को एक देर, रात को भोजन कहीं और करके और सोने के लिए चौथे देश में जा सकते हैं, और एक दूसरे से देशों से बहुत ज्यादा WTO के कारण से कनेक्टेड हैं। जब से 1991 में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का ये दौर चला है, हवा चली है, तो इसमें कोई देश अलग कैसे होगा, स्वतंत्र कैसे होगा? ये बहुत लोगों को हैरानगी वाला लगा। पर उनको ये ध्यान नहीं था कि उससे पहले भी 18 दिन पूर्व मैंने पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने गांव, देश भर के आए हुए सरपंचों को, प्रधानों को एक आह्वान किया था कि अगर हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो उससे पहले आत्मनिर्भर प्रांत होगा, आत्मनिर्भर प्रांत बनाना है तो उससे पहले आत्मनिर्भर जिला होगा, और बाद में उन्होंने कहा कि उसके लिए चौथा स्टेप है आत्मनिर्भर गांव। अब आत्मनिर्भर गांव हमारे देश ने पहले सुन रखा है कि गांव की सब आवश्यकताएं गांव में पूरी हो जाती थी। एक नमक मंगवाना पड़ता था और कई बार कुछ लोहे की वस्तुएं मंगानी पड़ती थी, बाकी सब चीजें गांव की गांव में पैदा हो सकती थी। परंतु धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हर चीज गांव से शहर जाने लगी और शहर से कई गुना मूल्य बढ़ा करके वापस आने लगी। और इसीलिए एक लेखक ने कहा कि किसान, जैसा कि आजकल बहुत किसान का विषय चल रहा है, किसान ही अर्थव्यवस्था में एक ऐसा प्राणी है जो हर चीज जो है वो थोक के भाव बेचता है, हर चीज फिर रिटेल के ऊपर लेता है, भाव लेता है, और दोनों तरफ का किराया भी वो वहन करता है। तो ऐसे में उसकी हालत सुधर नहीं सकती। तो प्रधानमंत्री जी ने इसको आत्मनिर्भर गांव की बात की। लेकिन हम जानते हैं कि उसके बाद उन्होंने इस विषय को लगातार आगे जोड़े रखा। 2 जून को उन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसके 125वां जयंती कार्यक्रम हो रहा था। ऐसे 125 साला कार्यक्रम के अंदर उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग भी इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाइए, और उसके लिए उन्होंने छठ से कहा, नए 5 शब्द आई पर जोड़े। ये उनकी विशेषता है कि वो याद करने के लिए कोई पी से, कोई टी से, कोई आई से एक जैसे शब्द जोड़ते हैं तो लोगों को वो याद रह जाता है। तो उन्होंने 5 शब्द जोड़े कि इसके लिए इंटेंट, इरादा होना चाहिए, इसके लिए इंक्लूजन यानी अंतिम व्यक्ति को साथ में समावेशन होना चाहिए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शब्द दोनों में दोहराया गया, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और चौथी बात इनोवेशन। जैसा कि विवेक जी ने कहा कि स्वदेशी, और कमल जी इसके लिए खास तौर पे जो स्टार्टअप के लिए, स्टैंड अप के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने 5 इंटेंट, इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इन शब्दों को जोड़ा। अभी महंत जी हमारे बीच में हैं, तो मैं आपसे सादर प्रणाम के साथ कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों की सेवा में भी बहुत बड़ा निवेदन किया, और आजादी की ये 75वां साल है, तो उन्होंने कहा कि 75वां साल मनाते हुए हमें याद रखना चाहिए आजादी की, स्वतंत्रता की पूर्व पीठ का जो तैयार की थी वो
भक्ति आंदोलन ने तैयार की थी। और उन्होंने कहा कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो इसके लिए भी संतों का, महंतों का, आचार्यों का योगदान होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश भर के संतों ने, महंतों ने, धार्मिक संस्थाओं ने इस आह्वान को स्वीकार किया, शिरोधार्य किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी को संतों ने आशीर्वाद देते हुए कहा। और मुझे लगता है कि महंत नवल किशोर महाराज जी का भी आज यहाँ आना उसी एक श्रृंखला, उसी एक कड़ी में आपका प्रसाद हमको मिल रहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संत महंत भी जनता का आह्वान करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा और हम भी आपसे निवेदन कर रहे हैं। अब ये जो बातें कही गई, इससे 26 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य मोहन राव भागवत जी ने भी अपना जो कोरोना के पीरियड के अंदर आह्वान किया था, उसमें भी लगभग यही बातें कही। उन्होंने शब्द बदला, जो ज्यादा संस्कृत निष्ठ है, जो देश की आत्मा को ज्यादा छूता है, उसको उन्होंने कहा स्वावलंबी, स्वावलंबी भारत बनाना है। तो उन्होंने इसके लिए कहा कि हमको स्वदेशी अपनाना पड़ेगा, अपने देश के साधनों को सारा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और उन्होंने महर्षि अरविंद, विनोबा भावे, संत दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, मैं यहाँ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का 1 मिनट और उल्लेख करना चाहूंगा। और अगर इस समय तक माननीय अश्विनी चौबे जी भी जुड़ गए होंगे, केंद्रीय मंत्री जी, तो उनसे भी निवेदन, वो जानते भी हैं कि ये दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जिनका चित्र पीछे लगा हुआ है, उनका ये शताब्दी वर्ष है। और एक बार हरिद्वार के अंदर उन्होंने 91 के अंदर संतों के एक कार्यक्रम के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का चित्र खींचा। और उनका ये कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। ठेंगड़ी जी आए तो सब देश भर के शीर्ष संत विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में वहां बैठे थे। ठेंगड़ी जी को आह्वान किया गया कि संत देश की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीजों की चिंता करते, तो आप अर्थ के बारे में बताइए। और ठेंगड़ी जी का लगभग 1.5 घंटे वर्णन उसमें चला। तो सब लोग सोचने लगे कि संतों ने इसको स्वीकार किया होगा कि संतों, ये जो अर्थ है, धन है, इससे परे होते हैं। परंतु जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो सारे संत इकट्ठे हुए और वो हमारे आयोजक के पास आए कि ठेंगड़ी जी ने जो विषय रखा है वो बहुत अच्छा रखा है। अगला जो सत्र था वो देश के शीर्ष संतों का होने वाला था। तो उन्होंने कहा हम उसको स्थगित करते हैं शाम तक के लिए, और ठेंगड़ी जी से हम प्रश्नोत्तर करना चाहते हैं, इस विषय पर बोलें। और सचमुच 1.5 घंटे का सत्र और चला। तो उससे पहले भी जैसा भक्ति के आंदोलन, भक्ति काल के अंदर हुआ, देश की अर्थव्यवस्था को सब संतों महात्माओं ने लोगों के सामने रखा और देश सोने की चिड़िया बने। आज भी ऐसा प्रयास होगा। परंतु मैं एक और बात में, ये लंबी जो कथा सुना रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को कैसे शुरू किया, फिर 24 अप्रैल को कैसे किया, फिर 2 जून को इंडस्ट्री वालों से किया, संतों से किया, फिर मैंने कहा सरसंघ चालक जी ने कहा, फिर ये सब भक्ति काल के अंदर से हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत बने, अपने पैरों पर खड़ा होने वाला भारत बने, ये कहता हूं। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें नई बात क्या है। प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को घोषणा कर दी कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, इसमें क्या नई बात की है। तो हमारा बज वर्ड है, ये तो हम हमेशा रटने वाला शब्द है। नहीं, अंतर है। उसका कारण क्या है कि सबसे पहला अंतर ये था कि पहले संत, महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष कहते थे, लेकिन सरकार नहीं कहती थी। सरकार यही कहती थी कि हमको पूरी दुनिया से लेना है, देना है, उसके अलावा हम इकट्ठा रह दुनिया में रह नहीं सकते। हमारे महापुरुष भी ये कहते, वसुधैव कुटुंबकम कहते थे, परंतु किसी और परिभाषा के अंदर, आध्यात्मिक परिभाषा के अंदर, पारिवारिक परिभाषा में कहते थे। लेकिन आजादी के बाद नेहरू जी ने पहले दिन से कहना शुरू किया कि देश केवल अपने बलबूते नहीं, हमको दुनिया से लेना है।
और उन्होंने रशिया का मॉडल उठा लिया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए तो उन्होंने अमेरिका का मॉडल उठा लिया। तो हमने भारत का मॉडल तो कभी लिया नहीं था। भारत के बलबूते दुनिया को कुछ देंगे ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो ये सरकार के स्तर पर आह्वान होना ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी घटना है। और दूसरी बात यह है कि पहले जब कभी हम बोलते थे कि हमको चाइना का सामान नहीं चाहिए, तो सरकारी नुमाइंदे बोलते थे ऐसा कैसे हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई हुई हैं, उस संधियों के आधार पर हमको उनका लेना ही पड़ेगा, उनकी कंपनियों को इनवाइट करना ही पड़ेगा। हम बोलते थे, बार बार कहते थे कि ये जो बच्चों को बिगाड़ने के लिए ऐप आ रहे हैं, चाइनीज टिकटॉक ये वगैरह, इसको बंद कीजिए। बोले ऐसे कैसे बंद हो सकता है। तो वो हमेशा हमको ही जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे कि डब्ल्यूटीओ का अंतरराष्ट्रीय जुड़ना बहुत आवश्यक है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद सबका सुर बदला है। और बड़ी अच्छी बात है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, सब ने भी इसको स्वीकार, लेकिन इतनी अच्छी भाषा के अंदर और इतनी अच्छी शैली के अंदर इसका प्रस्तुति किया गया कि ये दुनिया से अलग थलग रहने के लिए नहीं है, परंतु दुनिया की 17% आबादी और 20% युवा शक्ति अपने पैरों पर खड़ी होगी, तभी दुनिया का 5वां हिस्सा खड़ा होगा और बाकियों को भी संभालेगा। तो एक प्रकार का जस्टिफाइड चीज को जस्टिफाई किया, ये एक दूसरी बात है। एक तीसरी बात एक और बात है कि हम किसी के पास जाते हैं, कोई बात करते हैं कि लड़का है लड़की है इनकी शादी हो जाना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं तो वो सब अधूरी रहते हैं। घर वालों को बहुत अंदर नहीं जाती बात दिमाग के अंदर। जब तक कुछ दिया लिया नहीं जाता तो उसकी कोई महत्व पता नहीं लगता। तो इस पर उन्होंने 20 लाख करोड़ का सरकारी पैकेज भी साथ में बजट रखा, तो उससे लगा कि गंभीरता विषय की सरकार के ध्यान में बहुत ज्यादा है। ये तीसरी बात अच्छी हुई। और चौथी बात उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कोरोना काल के लिए नहीं है, माने ये आत्मनिर्भर भारत एक कोई दवाई नहीं है जो कोरोना के बीच में लेनी है, ये हमारा आहार है। ये कोई एक बैंडेड नहीं है कि जो तत्कालिक लगानी है, ये हमारा आभूषण है। और इसको 21वीं सदी का जो भारत का सपना है सोने की चिड़िया बनाने का, ये उसकी शुरुआत है। ऐसा मैं समझता हूं कि ये 4 बातें अद्भुत हुई हैं और ये बहुत अच्छी हुई हैं और ये एक शुरुआत हो चुकी है। जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी लगातार कहते थे, जो लाल बाल पाल कहते थे, जो गांधी कहते थे, जो सावरकर कहते थे और महात्मा तिलक कहते थे, महामना मालवीय कहते थे, उसको एक प्रकार का जस्टिफाई करने का सरकार ने प्रण किया है, उसको लागू करने का प्रण किया है। ये बहुत अच्छी बात है। अब एक दूसरी बात, अब निश्चय तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, परंतु सोचने वाली बात है कि ये क्या प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। तो सारांश में मैं कहूंगा, हाँ ये बिल्कुल व्यवहारिक है। क्या चाइना के आगे हम टिक पाएंगे और चाइना के सामान के बगैर गुजारा कर लेंगे? तो मेरा उत्तर है हाँ। ये किसी भावना के आधार पर नहीं है, ये जो व्यवहारिक हो सकता भी नहीं, कह सकते, जो हो चुका है कुछ जगह पर उसके आधार पर है। आप पूछिए मेरे से कि कैसे संभव है, तो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि आप आवाज आवाज आ रही है ना मनीष जी? जी 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 जी, आ रही आ रही आ रही आ रही है, हाँ। आ रही है। कुछ और लोगों की आवाज भी मुझे आई है, थोड़ा थोड़ा देखिए जी। तो लंबा तो नहीं हो रहा है? भाई साहब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल पड़ोस के अंदर पानीपत है, वहां जाइए और ये जो आपके सर्दियों में घर में मिंक ब्लैंकेट यानी नरम कंबल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वहां देखिए। ये सारा का सारा चाइना से आता था। 90% से ज्यादा कंबल भारत में चाइना से आना शुरू हुआ और सारे देश में पानीपत से जाना शुरू हुआ, क्योंकि उसके मुकाबले में जो भारत का कंबल था वो रेट में भी ज्यादा था, वजन में भी भारी था और साथ ही साथ देखने में आकर्षक नहीं था। चाइना से नरम कंबल आया, चाइना से पैकिंग अच्छी आई, चाइना का रेट सस्ता था और चाइना के रंग बिरंगे बहुत अच्छे थे, लोगों को आकर्षक लगते, सारी भारत की मार्केट में छा गए।
वाया पानीपत। और पानीपत वालों ने अपने कारखाने बंद कर दिए और ट्रेडिंग कर दिया। लेकिन अपने संगठनों के प्रयास से, स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठनों के प्रयास से, और जैसा उन्नत भारत अब गांव में प्रयास कर रहा है, ऐसे प्रयासों के कारण से वहां के व्यापारियों ने वहां से मशीन मंगाई और मशीन मंगा करके उसको यहाँ के कारीगरों को दिखाई। यहाँ के कारीगरों ने उसका विकल्प तैयार किया, उससे अच्छी, उससे सस्ते रेट पर और उससे मजबूत मशीन तैयार की। और साथ ही साथ फिर उससे ये हुआ कि आज मैं संक्षेप में कहूं तो 99% कंबल जो आप देख रहे हैं ये चाइना से नहीं आता है, ये पानीपत में बनता है। और पानीपत में भी चाइना की मशीनों से नहीं बनता है, ये पानीपत की मशीनों से बनता है। सारांश में कहें, पानीपत ने 3 लड़ाइयां हारी थी, ऐसा कहा जाता है। इस आत्मनिर्भर अभियान चाइना के खिलाफ जो बना, चौथी लड़ाई में पानीपत जीता है और सारा देश जीता है, जीत सकता है, ये संकेत दिया है। इसी प्रकार का छोटे छोटे काम भारत के अंदर और भी होने शुरू हुए। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का तेल बाहर से आता है। अब ये जो हमारे देश के अंदर सोलर लाइट का चला है प्रचलन, और आप देखते हैं ऑटो के अंदर, आप देखते हैं छोटे छोटे व्हीकल से लेकर के बसों में, ट्रेन में आएगा, तो ये मैंने बताया था 20 लाख करोड़ का कुल पैकेज है। उसमें से अगर हम 9 लाख करोड़ का महत्व कितना है, इतना तेल जो बाहर से आता है, उसके लिए हमने इस देश में शुरुआत कर दी है आत्मनिर्भर होने की, या आगे बढ़ सकती है। आप जानते हैं कि इस कोरोना से पहले सारी पीपी की किट ये चाइना से आती थी, विदेशों से आती थी। सारे वेंटिलेटर विदेशों से आते थे, N95 के मास्क और आज पूरे देश में बनने लगे हैं, तो ये संभव है। हथियार, 100 से ज्यादा किस्म के हथियार जो आर्मी के अंदर हैं, हमारी सरकार ने तय किया कि ये विदेश से नहीं मंगाए जाते थे, जो लगातार मंगाए जाते थे। और भारत दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर हथियारों का बन गया था, तो उस पर आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। अरे जिस देश ने परम कंप्यूटर अपने आप बना लिया हो, जिस देश ने पोखरण जैसा विस्फोट स्वयं कर दिया हो, जिस देश ने मंगलयान भेज दिया हो पहले प्रयास में, और जिस देश ने 104 सैटेलाइट एक ही बार के अंदर अंतरिक्ष में छोड़ दिए हो, और दुनिया के वो देशों के थे, तो वो देश बाकी चीजों में भी आत्मनिर्भर हो सकता है। वो प्रधानमंत्री जी की बात, इंटेंट, इरादा हमारा होना चाहिए, तो ये भी एक लगता है कि ये संभव है। अब ये 3 चीजों में है। एक तो एग्रीकल्चर में है, जो कि इस समय 16% केवल हमारी आय का सोर्स है। एक सर्विस सेक्टर में और एक मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि 30% लोगों को मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण करते हैं, तो हमारे देश के अंदर 30% जीडीपी का हिस्सा उससे आ रहा है। और एक सर्विस सेक्टर है जो कि हमारे देश में 54% जीडीपी का हिस्सा, हमारी आय का हिस्सा बना रहा है। तो ये तीनों सेक्टर के अंदर संभव है। एग्रीकल्चर के अंदर आप संक्षेप में कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी देश के पास इतनी जमीन खेती लायक नहीं है। मैं जब ये बोल रहा हूं तो आप अमेरिका, चाइना की बात करेंगे, हमारे से क्षेत्रफल कई गुना बड़ा है, लेकिन चीन के पास भी, अमेरिका के पास भी खेती लायक भूमि नहीं है। और इस 16 करोड़ में से अभी सिर्फ 7 करोड़ सिंचित है, और नदियों का पानी बाद में समुद्र में हमारे यहाँ वेस्ट जाता है। अगर ठीक व्यवस्था कर दी जाए तो हमारे अर्थशास्त्रियों का मत है कि दुनिया की 750 करोड़ आबादी में से 500 करोड़ आबादी, यानी मैं भारत की 140 करोड़ आबादी की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की 500 करोड़ आबादी का पेट भारत भर सकता है। इतनी क्षमता हमारी गंगा यमुना के मैदान के अंदर धरती में है। इसलिए अगर किसान जैविक खेती को और बढ़ावा दें, किसान अगर ठीक उन्नत ढंग से खेती करना शुरू करें, किसान थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन करना शुरू करें, तो आज कृषि से आय जो 30 लाख करोड़ की है,
ये 150 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है, ऐसा हमारे देश के विद्वानों का, दुनिया के विद्वानों का मत है। तो कृषि क्षेत्र जो आज केवल 16% हमको आय दे रहा है, इसको बहुत बढ़ाया जा सकता है। और एमएसपी वगैरह के मामले तो हैं, वो रहनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसको हमें देखना चाहिए। साथियों, 17 जो हम सर्विस सेक्टर है, इसके अंदर ये जो 6 करोड़ लोग अपना दुकान चलाते हैं, रेड़ी है, खोमचा है, दुकान है, ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और 3 राक्षस हैं दुनिया के अंदर। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से अमेजॉन, वॉलमार्ट यानी जो फ्लिपकार्ट है उसी का हिस्सा है, और अलीबाबा ई कॉमर्स के माध्यम से इनको क्षति पहुंचा रहे हैं। अगर हमारे देश के जो छोटे छोटे दुकानदारों को भी कहा जाए कि किस प्रकार से ऐप के द्वारा वो भी ई कॉमर्स का प्रयोग करते हुए ऑर्डर बुक करें, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में हो गए हैं, शुरुआत हो रही है, तो इन तीनों दैत्यों का मुकाबला बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। शेष रही जो सबसे ज्यादा हमारी आमदनी होती है, वो साइबर क्षेत्र से होती है, आईटी क्षेत्र से हो सकती है, परंतु उस क्षेत्र में भी हमारी अपनी कंपनियां कम हैं। हमारी दुनिया की कंपनियों के लिए हम काम करते हैं, इसको बोलते हैं साइबर कुली का काम करते हैं। और तीसरा क्षेत्र जो है हमारा इसी प्रकार से, यानी सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से हो सकते हैं। एक अभी तक मात्र 1.5% आबादी वाला देश जापान दुनिया के लिए 10% मैन्युफैक्चरिंग करता है। अमेरिका 17% दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। चाइना 28% दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो 1972 से पहले हमारे साथ ही था, हमारे से भी कमजोर था। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है भारत में, पर यह ध्यान रखा होगा कि इसके लिए जो 6 करोड़ से ज्यादा छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, उनको हम आगे ले जाएं। तो हमारे पास तीनों चीजें हैं। टेक्नोलॉजी भी हमारी अच्छी हो सकती है, उसको और आगे करना चाहिए। और इसके लिए अगर विदेशी कंपनियों का से हम कुछ सीख सकते हैं तो हमको सीख लेना चाहिए। अंत में मैं कहूंगा, ये तो एक नक्शा है, करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले हमारे देश के अंदर यानी 5-6 बातें करनी पड़ेगी। नंबर 1, हमारे देश के नौजवान को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना पड़ेगा। उसकी रुचि नौकरी लेने में नहीं, नौकरी देने में बने। डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर जिसको हम बोलते हैं, उसमें करनी पड़ेगी। तो हमारे देश में ये काम बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। स्वदेशी जागरण मंच ने पिछले दिनों देश के अधिकांश जिलों के अंदर ऐसे लोगों को सम्मानित किया जो कि एक वॉरियर के नाते हमारी देश की अर्थव्यवस्था को खड़े कर रहे हैं। और उसमें श्रीधर वेम्बू से लेकर के और बंधन बैंक के डायरेक्टर तक सब लोग उपस्थित हुए। झंडू वाले भी आए और उन्होंने अपनी स्टोरी बताई और साथ में कमिटमेंट की कि देश के नौजवानों को इस दिशा में प्रेरणा देने का काम, सिखाने का काम हम लोग करेंगे। तो हमारे देश में कई टाटा खड़े हो सकते हैं, कई अंबानी खड़े हो सकते हैं, कई जोहो वाले खड़े हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ पर छोटे छोटे नौजवान भी खड़े हो सकते हैं कि जो ओयो जैसे प्रोजेक्ट चला करके और नौजवानों को प्रेरणा दे सकते हैं। नंबर 2 बात मैं कहूंगा, हमको केवल अपनी टेक्नोलॉजी उठानी है ऐसा नहीं है, या विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाना है ऐसा नहीं है। हम एग्रेसिव जो है ढंग से एक्विजिशन एंड मर्जर कर सकते हैं, जैसे टाटा वाला ने किया। अब वो डाइवू का किस प्रकार से बड़ा ट्रक उन्होंने उसके साथ एक्विजिशन किया, किस प्रकार से टेटली कंपनी जो दुनिया में 17% शेयर रखती थी, और टाटा का तो जो टी बैग्स हैं ये गिनती में आते नहीं थे, 40वीं गिनती में भी नहीं आते थे। लेकिन जब से उन्होंने एक चुपचाप पड़ी हुई, यानी कि जिसको दिवालिया होने की स्थिति में टेटली कंपनी थी, उसको एक्वायर किया, तो इन 2 कारणों से टाटा का विश्वव्यापी व्यापार हो गया। ऐसे ही महिंद्रा वालों ने किया, और ये पद्धति और हमको अपनानी चाहिए। एक दूसरी बात है कि जो हमारे देश के अंदर बहुत आवश्यक है, और वो है कि छोटे छोटे लोग
छोटे छोटे ढंग से काम करें, लेकिन उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, मूवमेंट को हमको रिवाइव करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि 125 किसान और सिर्फ 250 लीटर उनके पास दूध था, और वो भिड़े जाकर के बॉम्बे मिल्क स्कीम के साथ कि आप विदेशी कंपनियों के माध्यम से हमारा दूध मत लीजिए, हमारा स्वतंत्र लीजिए, हड़ताल की, और वो सफल हो गई और उनका दूध लेना शुरू किया। आप जानते हैं आज वही अमूल है, जो कि लगभग लाखों में कहा तो 45,000 करोड़ रुपए का सालाना उसका व्यापार है। इसकी शुरुआत उस एसोसिएशन से जिसको आज अमूल कहते हैं, और सारे देश में दुग्ध क्रांति का वो एक जनक बने। एक तीसरी बात है कि हमें साथ साथ जो करना पड़ेगा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत आगे जाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने भारत के गरीब लोगों के लिए टेक्नोलॉजी लानी, वो लाएंगे, लेकिन साथ साथ जहां आवश्यक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने आज का चौथी जो क्रांति हो रही है, अगर हमको वो मंगवानी पड़ी तो हमारा सब पैसा वहीं जाएगा। भारत के दिमाग बहुत हैं, परंतु विदेशी कंपनियों के लिए कर रहे हैं। हमको अपने देश के लिए उनको तैयार करना होगा, और भारत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार बढ़े। और दूसरा क्षेत्र इसी के साथ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का है। साथियों, अमेरिका अपनी कुल जो 17 ट्रिलियन कमाई है, उसमें से 24% उसकी कमाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से आती है, और सब ब्रेन भारत के अंदर हैं जो इस काम को निपुणता से कर सकते हैं। जगह जगह जियोग्राफिकल इंडिकेशन के माध्यम से हम अपने किसानों को, हमारे गांव वालों को बहुत चीजें दुनिया के अंदर ब्रांड बन सकते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन उस जैसे बीकानेर भुजिया वालों ने अपने यहाँ लिया, तो नहीं तो ये जो है विदेशी कंपनियों के हाथ में चला जाता है और बीकानेर नाम भी न रख पाते। तो ऐसे काम भी हमको करना पड़ेगा, और उससे भी ऊंची काम है, बड़ा काम है, हमको सिर्फ मेक इन इंडिया जो सरकार जहां तक पहुंच पाई है उससे आगे बढ़ना होगा। मेक इन इंडिया बड़ा अच्छा है, पर मेड बाय इंडिया यानी मेड बाय इंडियन बहुत आवश्यक है। नहीं तो वो कभी जो मजाक करता है कि विदेशियों आओ हमको आत्मनिर्भर बनाओ, वही मजाक ना देश में होना लग जाए। अरे भाई, चाइनीज कंपनियां जो वहां से आ रही हैं, चाइना से निराश होकर हमको उनको स्थान देना पड़ेगा। पहले से ही वीवो है, ओप्पो है, भारत में है। इसी प्रकार से कुछ कंपनियां जो जिनको चाइना फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, तो वो भी उसकी हो सकती है। अब ये बड़ा अच्छी बात की आत्म युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है। युवा इस बारे में बहुत बड़ा अभियान चला सकते हैं, और इसलिए समय कम है, मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। तो मैं ये कहूंगा कि हमको मेक इन इंडिया एक स्टेप है, बहुत अच्छा है जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, लेकिन हम जब सेलेक्ट करें चीजों को तो मेड बाय इंडियन को सेलेक्ट करें। उससे टेक्नोलॉजी भी हमारी बड़ी होगी, उससे टाटा जैसे ब्रांड हमारे खड़े होंगे, और भारत का पैसा भारत में रहेगा, और हम आत्मनिर्भर सच मायनों में बन पाएंगे। अब इसी के साथ मैं कहूंगा कि देखिए, ये जो अगर हमको बढ़ना है आगे, तो आज से उचित मौका नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय सरकार भी इच्छुक है, इस समय समाज भी इच्छुक है, इस समय उन्नत भारत स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठन भी तीनों बड़ी ताकत के साथ लगे हुए, 3S, सरकार का, समाज का और संगठन का इस समय सक्रियता से लगा हुआ है। जहां 3S होते हैं, चौथा S सफलता का, सक्सेस का अपने आप आता है। तो हमको थोड़ा और जोर लगा करके और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं उस कवि की पंक्तियों के साथ इसको समाप्त करूंगा कि जो उस घोड़े के बारे में बताते हैं कि जो थोड़ा थक गया था। हमको वैसा घोड़ा झांसी की रानी का नहीं बनना है, बल्कि हमको बनना है महाराणा प्रताप के उस घोड़े की तरह जो अंतिम समय में एक छलांग लगा करके नदी से पार हो गया था। इसलिए कवि ने उस हम जैसों का आह्वान करते हुए कहा है, वो घोड़े समर भवानी के, झांसी वाली मर्दानी के,
तू चूक गया लिखते लिखते कुछ किस्से अमर कहानी के, तू एक उछाल हुमक भरता, नाले के पार उतर जाता, अरे चाहे अगले पर मर जाता, केवल तू इतना कर जाता, तेरे इतने ही साहस से भारत का भाग्य बदल जाता। ऐ घोड़े समर भवानी, हमारे लिए भी, सबके लिए, खास तौर पे युवाओं से ये मेरा निवेदन है कि वो भगत सिंह के केवल चित्र न लगाएं, लेकिन कम से कम दिन में 1 घंटा भगत सिंह बन करके, और आज औद्योगिक क्षेत्र के अंदर मैं भी एक ऐसा सपना लूं कि एक अच्छा उद्योग लगा करके और नौजवानों को आगे चलाऊं, युवाओं को साथ में जोड़ूं। इस किस्म के काम हम अगर करेंगे तो जो मनीष सिन्हा जी ने जिस कारण से आज का कार्यक्रम रखवाया, और जिस प्रकार से मनोज खन्ना जी हमारे बीच में हैं, मैं उनको प्रणाम भी करता हूं, और कमलजीत जी और बाकी सब साथी लगे, और महाराज जी ने भी जो आशीर्वाद दिया है, और अश्विनी चौबे जी भी शायद सम्मिलित हो गए होंगे, ये सब मिलकर के हम भारत को सचमुच आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उसके लिए स्वदेशी अपनाना, स्वदेशी का जो वातावरण बनाना, ये बहुत आवश्यक है, और ये आत्मनिर्भर का आधार यही है। तो आज बड़े अच्छे ढंग से आप लोग, मुझे लगता है कि इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आगे चर्चा बढ़ेगी। मैं आप सबको धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर व्याख्यान आदरणीय कश्मीरी लाल जी के द्वारा हम सभी को सुनने को मिला है। तो अभी हमारे साथ में कमलजीत जी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सह संपर्क, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सह संपर्क प्रमुख, स्वदेशी जागरण मंच। तो आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और तो हम आदरणीय कमलजीत जी को आमंत्रित करते हैं। मंत्री महोदय जी भी। हाँ, बोलिए बोलिए मनीष जी। देते हैं अभी आदरणीय अश्विनी चौबे जी 10 मिनट में जुड़ पाएंगे हम सभी के साथ में। अच्छा, अभी आदरणीय कमलजीत जी को आमंत्रित करते हैं। चलो 10 मिनट में मैं सबको नमस्कार करता हूँ। आदरणीय मनोज खन्ना जी के दर्शन हो रहे हैं, मैं रास्ते में हूँ इसलिए मास्क अभी हटा नहीं सकता। बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मनोज जी से मिलना हो रहा है। आदरणीय कृष्णलाल जी को जब जब सुनो कुछ ना कुछ नया रहता है। तो आज जो भावना उन्होंने आखिरी उदाहरण से दी है, तो ये बड़ी बात है कि जिसको बोलते हैं विनिंग स्पिरिट चाहिए, विजिगीषु वृत्ति चाहिए, किसी भी कारण से समझौता ना करें हम, और आखिरी क्षण तक लड़ने की अपनी क्षमता बनाए रखें। ये एक बड़ा संदेश आज के इस माननीय कृष्णलाल जी के उद्बोधन से हमें मिला है। इसको हमने करना ही चाहिए। कभी कभी आधुनिक अध्ययन, शिक्षा पद्धति, परिवेश के कारण से स्वदेशी विदेशी इसमें बहुत अधिक अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन स्वाभिमान के साथ हमने आगे बढ़ना है। इसके लिए निश्चित रूप से स्थानीय संसाधनों के आधार पर आगे बढ़ना, खड़े होना, तो फिर हम उस पे स्वावलंबी बनेंगे, तो उसके कारण से हमारा स्वाभिमान बना रहेगा, और साथ में दुनिया में भी एक स्थान बना रहेगा। जो अनावश्यक दबाव, जैसे हमने देखा चीन किस प्रकार से और हमारा शोषण करने का उसने प्रयास किया, लेकिन आज उसको शायद कल्पना नहीं थी कि भारत कितनी मजबूती से खड़ा है, और भारत का जो शासकीय नेतृत्व है वो किस प्रकार के कठोर निर्णय ले सकता है झटके के साथ। और उन्होंने उस देश को समझा दिया कि भाई हम आज बराबरी पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, किसी भी प्रकार की धोखेबाजी नहीं चलेगी। ऐप्स के माध्यम से हमारी जानकारी इकट्ठी करना और उसका दुरुपयोग करना, वो सब एक झटके में सरकार ने बंद करने का प्रयास किया है। तो इसलिए आज क्योंकि हम सक्षम हैं, आज हमारे अपने युवकों ने उस प्रकार के ऐप बनाने शुरू कर दिए हैं और उसको आगे रखा है, और फिर से मार्केट में हमारा सब प्रकार के काम चलने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए ये हमारी तैयारी हमेशा रहनी ही चाहिए। हाँ ठीक है, इसका ये
जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ, वो बीच में कुछ कटा थोड़ा सा। तो इस जी प्रकार जी का ये हमारी तैयारी रहे कि भी हम सब अपने स्थानीय आधार पर चीजों के साथ मुकाबला कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। और अगर हमारा कुछ आदान प्रदान होता है तो लेवल प्लेइंग फील्ड के आधार पर, बराबरी के आधार पर पूरा सम्मान हमारा भी दुनिया में बराबर का होना चाहिए, बना रहना चाहिए, अनावश्यक किसी से दबने की ऐसी परिस्थिति ना आए। अब ये इसके प्रयोग हैं, कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो कभी कभी हम वैश्विक संस्थाओं के या उनके मानसिक प्रभाव के अंतर्गत आकर के, जैसे कभी हमने अनाज जो अकाल पड़े या जो नुकसान हुए शायद अंग्रेजी राज के दौरान हुए, तो उसने अपने प्रभाव को ना सामने लाते हुए और ये कहा कि अकाल के कारण से, बीमारियों के कारण से यहाँ अनाज कम है, और अपने बीज बेचने की योजना के अंतर्गत ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर और विदेशी बीज और साथ में फर्टिलाइजर्स, और फिर बीमारियां बढ़ी तो पेस्टिसाइड्स, एक खेती का ऐसा प्रकार हमारे गले में डाल दिया जिसको अनेक वर्षों से हम करते आ रहे हैं। और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि सरकार सारा अनाज खरीद ले रही है तो भी उसके बाद भी किसान की संतुष्टि नहीं हो पा रही। क्योंकि जो वो अनाज उपजा रहा है वो जो है उसकी मार्केट में कीमत नहीं मिलती। हमने कि भी वर्षों तक इनके ऊपर कोई उपाय नहीं किए गए, आज उस प्रकार के उपाय करने शुरू हुए हैं। और उसमें से माननीय कृष्णलाल जी अमूल का उदाहरण दिया, और अच्छा उदाहरण ही है। लेकिन कहीं कहीं दिखाई देता है कि भी उसी दौरान और हमारी देसी नस्ल की गायें विदेश जानी शुरू हो गई, और अंग्रेजी नस्ल की गायें जिसका फैट थोड़ा अधिक था उसके कीमत अच्छी मिलने लगी उसके दूध को, और हमने अंग्रेजी नस्ल की गायें पालनी शुरू कर दी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, चाय बिकी हमारे यहाँ जिसकी हमें बहुत आवश्यकता नहीं थी, आज हम फिर से काढ़े पे आए हैं तो ध्यान में आ रहा है कि भी वो काढ़ा आयुर्वेद में ज्यादा काम आ रहा है चाय की बनिस्बत। चाय तो शरीर के लिए, लीवर के लिए नुकसान करती दिखाई देती है। ऐसे ही हम देसी घी, घी का मतलब ही देसी घी जानते थे, लेकिन उसके स्थान पर जो है ये हमें डालडा खाना सिखाया गया, रिफाइंड खाना सिखाया गया, और वो सब चीजें हम लगातार सालों साल चलाते रहे। जब डालडे से समस्या हुई तो रिफाइंड पे आ गए, जब रिफाइंड से समस्या हुई तो फिर हमने ये दोबारा सरसों के तेल, नारियल के तेल, तिल के तेल पर चीजें आने लगी हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास की कमजोरी दिखता है। कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र किसी भी कारण से और दुनिया के दबाव में या किसी अन्य देश के दबाव में बहुत लंबे समय में ठीक से जीवन नहीं जी सकता। इसलिए जैसे जैसे भारत फिर से शक्तिशाली हो रहा है तो स्वाभिमान के साथ दुनिया का और मुकाबला करते हुए, दुनिया के साथ चलते हुए, कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके, हर चीज में आधुनिकतम जो टेक्नोलॉजी है वहां से लेकर के, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात आई है, तो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से लेके डिजिटल मार्केटिंग है, सब चीजों के अंदर आज भारत के युवा वैज्ञानिक और समाज आगे बढ़ने को तैयार है। तो इसलिए किसी प्रभाव में नहीं, दबाव में नहीं, अपने स्वभाव में हम आगे बढ़ें तो फिर हम विश्वास के साथ, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ सकेंगे, साथ लेते हुए चलेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। भारत ने पहले भी कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम दुनिया पर छा जाएं या दुनिया को लूट लें। भारत ने सबको साथ लेके चलने की
परंपरा हमेशा से अपना उसके आधार पे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और जो नहीं जानते उस ज्ञान को भी हमारे अंदर लेने की क्षमता है, अपना अर्जन करने की क्षमता है, विकसित करने की क्षमता है। ऐसे कुछ विषय हम उसमें सोच सकते हैं, कर सकते हैं। और ये जो एक अवसर कहना चाहिए, इस बीमारी में से निकल करके आया है, इस पेंडेमिक से निकल करके आया है, कि जिसने दुनिया के रास्ते स्वाभाविक ही बंद कर दिए। अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी बंधु बांधव को हमारी ओर से बहुत बहुत जी नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत और उन्नत नमस्कार भारत नमस्कार के लिए मैं नमस्कार। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और विशेष करके मैं आज संसदीय क्षेत्र भगवान राम की कर्म भूमि, जो यहाँ बाल्यकाल की उनकी शिक्षा दीक्षा की भूमि रही, और आज जो भगवान राम ने उस समय शुरू किया था पंचकोशी यात्रा, उस पंचकोशी यात्रा के समापन पर मैं कार्यक्रम से अभी तुरंत मुक्त हुआ हूँ और फिर आपके साथ सीधे जुड़ रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे और अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही आभारी हूँ। जहाँ तक हमारे स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज और श्री कश्मीरी लाल जी, आदरणीय श्री कमलजीत जी, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जी विजय, श्री मनीष सिन्हा जी, डॉक्टर मनोज खन्ना जी, और सभी हमारे इष्ट मित्रों और बंधु बांधव, सभी हमारे भाइयों और बहनों, और आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। और विशेष करके जो आप सभी ने जो जुड़कर हमसे बहुत ही अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, और इस विषय के बारे में जो आपने उन्नत भारत अभियान की बात लिया है, आज मैंने राम जन्मभूमि हमारे अयोध्या में बन चुका है। अब राम कर्म भूमि का यहाँ उसका एक चेतना, जो जागरण अभियान, जो ये प्रारंभ काल से ही बक्सर जो है ये सिद्धाश्रम की भूमि सतयुग से रहा है। यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया बावन के रूप में। तो मुझे लग रहा है मैं आज के इस पुण्य कार्य में, पुण्य तिथि पर और पुण्य कार्य में यहाँ से आप लोगों से आप जुड़ा हूँ। और जो अभियान उन्नत भारत का है, ये इस अभियान में हम भारत को कैसे सस्य श्यामला, जो हमारी माता है भारत माता, हम उनको कैसे स्वदेशीपन का भाव देते हुए स्वावलंबन का भाव, तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कोविड वैश्विक महामारी के इस महामारी में पहले था बात की दुनिया के बारे में बात करते हुए जो आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने संकल्प लिया है, हम सब मिल करके उसको पूरा करेंगे। और 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को हम आत्मनिर्भर बनाना हमारे लिए जरूरी है। हम आत्मनिर्भर भारत, और जो प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि भारत को इस वैश्विक महामारी के संकट से भी हमें मुक्त करना है, और इसके एक इस अवसर को हम एक स्वरूप दे करके, और उसमें हम आपदा को अवसर के रूप में बदलने का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम सभी मिल करके देशवासी, और इस अवसर को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये हमारी भारत की संस्कृति रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और मुझे विश्वास है कि भारत दुनिया का एक हिस्सा है। अतः भारत जो प्रगति करता है तो ऐसे करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है, और दुनिया भी आत्मनिर्भर बने, इसके लिए भारत का चिंतन है। भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम पीपीई किट, मास्क, जो वैश्विक महामारी में आपने देखा कि जो दूसरे देशों से हम मंगा रहे थे, अब भारत आत्मनिर्भर बन करके हम दूसरे देशों को लाखों की संख्या में हम यहाँ से निर्यात करने में सफल हो रहे हैं। ये हमारी पीपी किट्स आदि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक सुखद 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज देश को स्वावलंबी बनाने के लिए, और जो आर्थिक दृष्टिकोण से इस वैश्विक महामारी में हम तंगी की हालात में ना रहें और पूरे देश को हम समृद्ध बना सकें,
और इस दृष्टिकोण से जो आज का चिंतन है हम सब लोगों का आत्मनिर्भर भारत का, प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने 5 मुख्य रूप से स्तंभ इसके जो आत्मनिर्भर भारत के, उसमें अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और गतिशील जनसांख्यिकी, इसकी मांग को रेखांकित किया था। उसको हम आगे चित्रांकन करके और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भारत आत्मनिर्भर था और आत्मनिर्भर होने में शिक्षा एवं ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका इसको हमने प्रतिपादित किया है और वर्तमान में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। तो उन्नत भारत अभियान की शुरुआत 2014 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था। ग्रामीण विकास प्रौद्योगिकी केंद्र IIT दिल्ली द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य जो भी तकनीक देश में विकसित हो रहे हैं उन्हें ग्रामीण भारत के उपयोग में लाया जाए और इसके साथ ही नई तकनीकी बनाने वालों को भी उसका उपयोगकर्ता जो वो उपयोगकर्ता उसको मिले, इसका भी प्रयास चल रहा है। उन्नत भारत अभियान जो शिक्षा मंत्रालय के साथ कॉलेज या कोई भी अल्प स्तर शैक्षणिक संस्थान अपने आसपास के 5 गांवों को गोद ले अथवा उनके विकास में सहयोग करे, इसके माध्यम से नवाचार ज्ञान को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और हमारी सरकार के द्वारा 2600 से भी ज़्यादा कॉलेज एवं 14,000 गांव उन्नत भारत अभियान से जुड़ गए हैं। ये हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है, जिनका महत्वपूर्ण योगदान भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे देश में लगभग 40,000 कॉलेज हैं। आगामी 5 वर्षों में उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के साथ 40,000 कॉलेज को जोड़ना। पूरे देश में उन्नत भारत अभियान के लिए IIT दिल्ली समन्वयक कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए लोकल फॉर वोकल, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं लोकल फॉर वोकल, हमने उसमें ग्रामीण भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्नत भारत अभियान के इन सभी प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण भारत को ग्रामीण उद्योग से जोड़ना और का जो विशेष करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में चीन की अनेक ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में तथा चीन की अनेक ऐप पर प्रतिबंध हमने लगाने का किया है और स्वदेशीकरण हेतु इसको इनोवेट फॉर आत्मनिर्भर इंडिया ये करने की बात कही गई है। जैसी प्रतिस्पर्धा को भी हम शुभारंभ कर रहे हैं और मोबाइल उत्पादकों को स्वदेशीकरण करने हेतु इनोवेट फॉर आत्मनिर्भर इंडिया जैसी प्रतिस्पर्धा का भी शुभारंभ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों ने आज जो स्वदेशी आत्मनिर्भर और पूरा करेंगे। ओम शाना भवतु शानो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतु। जी बहुत बहुत प्रश्न है। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसी स्थिति में वैश्विक स्तर पर हमें उत्पाद गुणवत्ता को लागत को भी ध्यान रखना होगा। हमारे उत्पाद ऐसे हो जो विश्व में मानक बने और मांग हो, इस दिशा में क्या प्रयास किया जाना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय कश्मीरी लाल जी महोदय से कि प्रश्न का जवाब एक बार विशाल कुमार सिंह जी को देने का प्रयास करें। जी आदरणीय कश्मीरी लाल जी। मुझे लग रहा है कि शायद कश्मीरी लाल जी तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय कमलजीत जी आंसर कर देंगे, उनको दे दीजिए। जी जी आदरणीय कमलजीत जी या तो कमलजीत जी आप जवाब दें। एक बार प्रश्न दोबारा पढ़ें थोड़ा सा। जी 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 आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य जी पढ़ रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसी स्थिति में वैश्विक स्तर पर हमें उत्पाद गुणवत्ता को लगता है को भी ध्यान रखना होगा।
हमारे उत्पाद ऐसे हो जो विश्व में मानक बने और मांग हो, इस दिशा में क्या प्रयास किया जाना चाहिए? हमारे बहुत से उत्पाद को WTO मना भी कर देता है। हाँ, ये बहुत उपयुक्त सुझाव है, प्रश्न नहीं है, सुझाव है। वास्तव में मन के भाव उन्होंने रखे हैं, लेकिन उसमें एक बात मैं जोड़ूंगा कि भारत का अपना बाजार दुनिया में एक बड़ा स्थान रखता है। यानी चाहे विदेशी गाड़ी हो, चाहे विदेशी और छोटी प्रोडक्ट है, नेस्ले के मिल्क पाउडर से लेकर के, तो भारत में बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है। इसलिए जो है हमें दोनों तरह से अपनी तैयारी रखनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। विश्व में जो भेजना है उसकी क्वालिटी विश्व के मानकों के अनुसार होनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी जैसी आवश्यकता, अगर उसके हिसाब से भी चीजें हम बनाएंगे तो बहुत बड़ा बाजार हमारे पास है। अभी आज की डेट में विदेशी कंपनियां भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से प्रोडक्ट बना करके भारत में बेचती हैं, और वो स्पेस हमने कवर करना चाहिए, वो प्राथमिकता के आधार पर हमारे को बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी इतना ही काफी है। दूसरा प्रश्न है स्नेहा सिंह जी का आदरणीय कश्मीरी लाल जी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज अपने आप से आत्मनिर्भर थे, हर एक गांव आत्मनिर्भर था। ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग जैसा जिसका जगह लगभग भारी उद्योग ले चुका है, हम पुनः आधुनिक रूप से कैसे ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग को पुनर्स्थापित कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। आवाज आ रही है क्या मनीष जी? जी जी आ रहा है वैसे जी। मनीष, हाँ जी भाई बहुत साहब अच्छा जी। प्रश्न किया है। इससे भी एक बड़ी बात है कि गांव तो आत्मनिर्भर था, लोग भी आत्मनिर्भर थे, यानी आवश्यकताएं अपनी कम करते थे। तो आज जो कंज्यूमरिज्म के दौर के अंदर जो टीवी को देख करके अनावश्यक हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते हैं, और इससे भी गांव वाला शहर की ओर भागता है, शहर वाला कैपिटल पे भागता है, और वो विदेश में भागते हैं, तो सारा ट्रेंड गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे में सोच को भी बदलना होगा, और जो हमारी सादगी का, हमारी बचत का, हमारी मान्यताओं का, हमारे त्याग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। कुछ कोरोना ने समझाया है, कुछ प्रधानमंत्री जी ने समझाया है, बाकी मनीष जी और स्वदेशी जी इस और ध्यान देंगे तो छोटे छोटे 6.5 करोड़ उद्योग हैं हमारे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, तो ये खड़े होंगे और इससे बहुत बड़ा एक लाभ होने वाला है। आवाज आ रही है क्या? जी 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 जी। इसमें एक ध्यान रखने वाली है कि दुनिया में भी ऐसा ही एक आंदोलन चल रहा है। अमेरिका जैसे शहरों के अंदर, अमेरिका जैसे देश के अंदर, वहां पर लोके वोर यानी लोकल ही खाओ, ऐसा एक अभियान चला है, लोके वोर। उसका अभिप्राय ये है कि हम शहर की चीज को गांव, शहर गांव की चीज को शहर लाएंगे, फिर दूसरे देशों में भेजेंगे, फिर वापस लेंगे, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा खर्चा बढ़ेगा। केमिकल जो प्रिजर्वेटिव उसमें डाले जाएंगे, उसका स्वास्थ्य का भी नुकसान होगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके आधार पर हम स्वदेशी को अपनाएंगे, सोच को बदलेंगे, तो हमको गांव में आनंद भी आएगा, गांव की सादगी भी अच्छी लगेगी। हम अनावश्यक बाहर टूर के लिए, टूरिज्म के लिए नहीं जाएंगे, अपने गांव के अंदर घूमेंगे फिरेंगे, आसपास के गांव को देखेंगे, तो भारत समृद्ध होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों में आदरणीय कश्मीरी लाल जी ने जवाब दिया है। और एक लोगों ने मैसेज किया है कि हम अगर स्वदेशी, हम किसी चीज का स्टार्टअप करते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? वैसे तो अगर कमल जी हम इससे मेरे से बेहतर देते, लेकिन जरूरत ये होती है कि हम जो पहले से प्रचलित काम चल रहे हैं उन्हीं में अपना कोई स्थान ढूंढना चाहते हैं। वास्तव में हमें आस पड़ोस में देखना चाहिए, अमेरिका में क्या स्टार्टअप चल रहा है उसको कम देखना चाहिए, हमारे आसपास की क्या आवश्यकता है उसको देखना चाहिए। और नंबर 2 बात, पूंजी का इन्वेस्टमेंट भी स्टेप बाय स्टेप करें। और तीसरी बात कि जैसे पहले कहते थे बुजुर्ग के, जो अपनी हथेली पर सरसों नहीं जमाई जा सकती, तो जल्दी हम रिजल्ट लेने की, यानी ओयो वाले को देखा,
या कहीं कहानी पढ़ ली एप्पल वाले की, तो उसके अनुसार सोचे कि हम भी दिन रात एकदम प्रोग्रेस कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, उतार चढ़ाव आते हैं। तो उसके अंदर अपनी परसिस्टेंस, अपना धैर्य रखना चाहिए और अपनी जीवन शैली सादी बना करके और विचार उच्च रख करके हम बढ़ेंगे तो स्टार्टअप में असफलता नहीं होगी, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और अपनी आवश्यकताओं को, आसपास की आवश्यकताओं को देखना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो प्रश्न है, सिमरन कुमारी जी और स्नेहा सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा है कि उन्नत भारत अभियान से हम युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है। दूसरा प्रश्न है कि उन्नत भारत अभियान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ा जाना चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण शिक्षा प्रणाली को देखते हुए। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय विवेक जी जो हैं इन प्रश्नों का जवाब दे तो अच्छा रहेगा। जी मनीष जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जहाँ तक युवाओं की भागीदारी का प्रश्न है तो उन्नत भारत अभियान जो कार्यक्रम है वो वास्तव में तो युवाओं का ही कार्यक्रम है, क्योंकि जैसा पहले बताया भी गया कि जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको गांव के साथ जुड़कर काम करना है। और जब हम कहते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थान काम करेंगे तो वास्तव में तो वहाँ के छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन जो बड़ी ताकत है वो छात्रों की ही है। तो युवा वर्ग पूरी तरह से उन्नत भारत अभियान से जुड़ा है और आगे भी जुड़ेगा। और हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो छात्र, जो युवा वर्ग किसी संस्थानों से नहीं जुड़ा है उनको भी कैसे उन्नत भारत अभियान से जोड़ा जाए, उसके लिए हम लोग एक पोर्टल के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये राष्ट्रीय पोर्टल रहेगा जिसमें कि जो हमारे युवा साथी हैं जो विभिन्न आयामों पर काम करना चाहते हैं वो उन आयामों के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उन आयामों में जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने बहुत एक्सपर्टीज हासिल की है उनके साथ जुड़कर काम कर सके, ऐसे एक पोर्टल पे हम लोग काम कर रहे हैं। और उन्नत भारत अभियान की ऊर्जा युवाओं से ही इसको मिलनी है, तो वो बड़ा अच्छी बात है। दूसरी बात है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब 2014 में हम लोगों ने उन्नत भारत अभियान के बारे में सोचना आरंभ किया और इसके ऊपर काम किया, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये समाज में, सामाजिक क्षेत्र में या समाज के साथ कैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाना चाहिए, शिक्षण संस्थानों को, शिक्षा को कैसे समाज उपयोगी बनाना चाहिए, इसके बारे में अलग अलग फोरम्स पे चर्चा हुई। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यदि हम इसकी बात कर रहे हैं और ये मुखर रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात आई है, तो ऐसा मेरा मानना है कि वो उन्नत भारत अभियान का भी थोड़ा बहुत योगदान उसमें रहा है, क्योंकि वैचारिक स्तर पर हम लोगों ने इसकी काफी चर्चा की। और इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति में ये बात इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं है कि उन्नत भारत अभियान जैसे कार्यक्रम के साथ आगे बढ़कर कैसे हम लोग अपनी शिक्षा को और उन्नत करें। AICTE और UGC इस दिशा में काफी काम कर रहे हैं। UGC ने 2 क्रेडिट का एक करीब कंपलसरी कोर्स डेवलप किया है। 2021 में वो के नए सत्र से वो कोर्स प्रारंभ होगा और वो कंपलसरी कोर्स होगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट का वो कोर्स है। इसी तरह से AICTE ने उन्नत भारत अभियान के बहुत सारे कार्यक्रमों को अपने जो उनकी गाइडलाइंस है उनमें, जो उनका जो मॉडल करिकुलम की गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने जोड़ा है। IITs NITs इस तरह के रिफॉर्म्स अपने करिकुलम में कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश के अनुसार जो संस्थान है और जो रेगुलेटरी बॉडीज है, तो मुझे लगता है इस दिशा में काम कर रही है और आगे भी हम लोग इस तरह के प्रयास में लगे रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक जी के द्वारा, बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें अपना उत्तर सुनने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रश्न है, अगर कमलजीत जी हम सभी के साथ में जुड़े हैं तो एक बार प्रश्न, एक लास्ट प्रश्न है जी। आदरणीय कमलजीत जी, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? तो कोई नहीं, अगर दे सकते हैं तो मनोज खन्ना जी या विवेक जी दे सकते हैं। कि स्टार्टअप करना चाहते हैं ऑलरेडी पहले से, और मतलब मुझे लगता है जो लिखा है कि सेवा करने, मतलब कि हम जो स्टार्टअप करना चाहते हैं ऑलरेडी पहले से, कहीं ना कहीं हम जब तक सोच रहे होते हैं वो पहले से शुरू हो जाता है। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आप दोनों महानुभाव में अगर कोई, या कमलजीत जी भाई साहब अगर कोई दे सकते हैं तो जरूर बताएं। विवेक जी आप देंगे या?
हाँ नहीं मनोज जी, आप बोलिए। नहीं, इसमें मुझे लगता है कि किसी और ने शुरू कर दिया है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी डिमांड इतनी है कि हम कई तरह के स्टार्टअप में कई इनोवेशन करके कई तरह से जुड़ सकते हैं, तो एक दूसरे को देख के घबराना नहीं चाहिए। हमारी डिमांड इतनी है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसका फायदा उठा लेना चाहिए कि पॉपुलेशन इतना है, जितने स्टार्टअप लगेंगे, जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, उतने ही हमारी खपत भी है आने वाले टाइम में। तो इस चीज से हमें घबराना नहीं चाहिए कि वो दूसरे ने लगाया तो हम अपना नहीं करेंगे। तो उसमें भी कई तरह से हम अपने आप को इनोवेट करके चेंज कर सकते हैं, और कुछ नयापन तो लाना ही चाहिए। तो उस तरह का इनोवेशन करके चीजों को चेंज भी करा जा सकता है। बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर जवाब मिला अपने को आदरणीय मनोज खन्ना जी के द्वारा। और कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। जैसे कि आज हम लोगों ने बहुत सुंदर व्याख्यान उन्नत भारत अभियान और स्वदेशी ऐसे विषयों पे हम सभी को सुनने को मिला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पूरी टीम की ओर से उन्नत भारत अभियान का, कि आपका साथ मिला हम सभी को, और आगे भी ऐसा मिलते रहेगा, ऐसी उम्मीद है। और उन्नत भारत अभियान आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक अग्रसर और अग्रणी भूमिका निभाने की ओर प्रयत्नशील है। और जिस प्रकार से हमने आदरणीय कश्मीरी लाल जी, आदरणीय मंत्री महोदय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, आदरणीय कमलजीत जी, आदरणीय विवेक कुमार जी, मनोज खन्ना जी, हम सभी के आदरणीय महंत नवल किशोर दास जी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय मनोज खन्ना जी को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद ज्ञापन के लिए धन्यवाद। पहले तो मैं सचमुच ये कहूंगा कि सोना जितना तपता है उतना निखरता है, और इस कोरोना काल में ये चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास कि स्वॉक एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, विवेक जी बड़ी अच्छी तरह से कहते हैं कि जानते हैं, स्वॉक एनालिसिस हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस, इन सब का जब तक हमें बोध नहीं होगा या चीजों का ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस कोरोना काल ने उन सभी चीजों को एकदम से हमें अवगत कराया और एकदम से उस पर डिसीजन लेने के लिए भी हमें मतलब तत्पर किया है। और हम लोगों ने ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, जिसको कि जब मैं कहता हूँ सोना तप कर निकलता है, तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन जब तक नहीं आती तो हम लोग अपना काम नहीं करते, मतलब नॉर्मली ये हमारा टेंडेंसी रहती है। तो मैंने देखा कि इस कोरोना काल में जब डिफिकल्ट सिचुएशन आई तो स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की तरफ से प्रेरित होकर जो अभियान आए, चाहे वो सैनिटाइजर हो, कोरोना टेस्टिंग किट हो, पीपीई किट हो, मास्क हो, वेंटिलेटर हो, वैक्सीन हो, सब कार्य क्षेत्रों में हमारा जो स्वावलंबी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो चले हैं और सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। और जहां तक मैं देख रहा था कि अगर सचमुच सचमुच हम देखें कि पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की प्रतिमा को देखकर मेरे को याद भी आया, और मुझे लगता है कि हम शताब्दी वर्ष बना भी रहे हैं, तो जो उन्होंने सपना उस टाइम पर देखा था तो मुझे सचमुच में वो अब साकार होते हुए दिख रहा है। और अगर हम इसी तरह अग्रसर रहे अपने जो स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत अभियान में या उन्नत भारत अभियान में, तो मुझे लगता है कि जहां बौद्धिक रूप से जो प्रखर हमारे को निर्माण, भारत का निर्माण करने के लिए उन्नत भारत अभियान जो हमारे को तत्पर कर रहा है या तैयार कर रहा है, और इसी तरह से आर्थिक रूप में स्वदेशी जागरण मंच हमारे को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में और नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पांच स्तंभों की बात कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा वो कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री ने उसका बहुत कुछ बोला। जो हम इंक्रीमेंटल चेंजेस की बात करते थे इकोनॉमी में, अगर हम स्वावलंबी बन, मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं आदरणीय मनोज खन्ना जी। तो आज के साथ में हम सभी के साथ में जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, आप सभी का पूरी तहे दिल से उन्नत भारत अभियान और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत टीम की ओर से आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का प्यार आशीर्वाद ऐसे मिलते रहेगा तो ये स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का जो आज 127वां कार्यक्रम है उन्नत भारत अभियान का आशीर्वाद से आज इतना सुंदर व्याख्यान इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा हम सभी को सुनने को मिला है। ये 127वां आने वाले समय में 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। आदरणीय कमलजीत जी, मनोज खन्ना जी आ गए हैं। जी 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 जी
ये तो समाप्त करें मुझे आप। लगता है कि हम सचमुच में अपने उन सपनों को जो सिर्फ देखा करते थे उसको अब साकार करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय कश्मीरी लाल जी का, सम्माननीय मंत्री महोदय जी का, पूज्य महामंडलेश्वर जी का, आदरणीय कमलजीत जी का और प्रोफेसर विवेक जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्र और सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की बारीकियों का हम सभी को एक सरल भाषा के अंदर परिचय करवाया। और सचमुच जो बौद्धिक कश्मीरी लाल जी का था वो सचमुच एक अविस्मरणीय है और बहुत सारे सरल शब्दों में उन्होंने बहुत सारी चीजें एक कही हैं हमें। और इन सभी के साथ मैं सभी श्रोता गणों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में कार्यक्रम के समन्वयक श्री मनीष सिन्हा जी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भली भांति से अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस मंच पर सभी श्रेष्ठ वक्ताओं को आमंत्रित कर हम सभी को लाभान्वित करवाया। तो मैं इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय मनोज खन्ना जी का भी धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मिलते रहेगा तो ये कार्यक्रम आगे और भी अग्रसर रहेगा। जी धन्यवाद आप सभी का।